वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहां पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए हिमायत करने पर उनको तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आपने फैज हमीद को चीफ बनाना था और अब आप मंसूर अली शाह को चीफ बनाना चाहते हैं। आप अपनी पसंदीदगी का दाग जस्टिस मंसूर के माथे पर लगाकर उन्हें क्यों फैज हमीद बनाना चाहते हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि रात के अंधेरे में आईनी तरामीम लाना मुल्क की बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को फिलफोर अपना टाइम पूरा करके रुखसत हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी, ये तमाम तरह मामला चल रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में और हम एक्सपेक्ट खैर क्या करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी नसीम सिद्दीकी साहब, जो कि एनालाइज करेंगे इन तमाम तरह मामला को। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ये बताइएगा कि ये जो जुडिशरी वर्सेस जो हमारी गवर्नमेंट हो गई है, क्या हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल है कि हमारी अदलिया और हमारी हुकूमतें इस तरह आपस में लड़ती हुई हमें क्लियरली दिखाई दे? देखिए, अपना किसी भी मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन और कानून की पासदारी नहीं है, तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ये जो अभी बात इन्होंने बताई कि इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात कही है, तो बात तो ये है कि इमरान खान के कहने से क्या होता है, एक रूटीन में मैटर चला रहा है। जब से जस्टिस इफ्तिखार ये चौधरी ये रूल लेके आए थे कि जो भी सीनियर तरीन जज होगा वो चीफ जस्टिस होगा, तो अभी तक तो ये मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आए हैं, पहले तो इजाजुल एहसन साहब से जो है इस्तीफा लिया गया, क्योंकि वो नए आने वाले चीफ जस्टिस होते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के जाने के बाद। और अभी भी जो है मंसूर अली शाह इन लाइन है। तो अगर इमरान खान साहब ने कहा, तो इमरान खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि हलीमा खान को आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दें या किसी और को चीफ जस्टिस बना दें। उनका तो यही कहना ना कि जो रूटीन मैटर चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी रूल बना हुआ है, उस हिसाब से जो नए आने वाले चीफ हैं उनको चीफ बनाया जाए, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी इरफान सिद्दीकी साहब, ये वही इरफान सिद्दीकी साहब हैं जिन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगवाया था और बयानिया दिया था नून लीग को। उसके बाद क्या हुआ कि अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। और आईनी तरामीम की जब बात आ जाती तो देखिए, अगर किसी भी मुल्क में अगर आप अदालतों के फैसले नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा। इससे पहले हमें मिसाल मिलती है कि बादले नाख्वास्ता अगर आपके खिलाफ भी फैसला आया, तो आपने देखा कि उस साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा दिया और वो घर चले गए। और उस वक्त यही नवाज शरीफ साहब थे जो कहते थे कि ये जंगल का कानून नहीं है, ये कोई जंगल नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने पड़ेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि जब डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी साहब ने अदम एतमाद के वक्त एक फैसला दिया था, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उनको भी बादले नाख्वास्ता फैसला मानना पड़ा। तो अब ऐसी क्या बात है कि एक लार्जर बेंच है जिसमें 13 जज थे और 8 जजों ने फैसला दिया, बल्कि 11 जजेस इस बात पे मुत्तफिक है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। पीटीआई एक सियासी पार्टी ना, हुकूमत को इसमें क्या कबाहत है, हुकूमत क्यों कब्जा करना चाहती है मखसूस सीटों के ऊपर। जबकि जस्टिस आयशा ने उनसे एक सवाल पूछा था कि चले अब पीटीआई को ये सीटें मिले या ना मिले, ये बात की बात है, लेकिन ये बताइए कि आपका इन सीटों के ऊपर क्या हक बनता है। तो अपने इनके 2 नंबरी करने के लिए आप कानून को टिल्ट करना शुरू कर दें, आइन और कानून की तौहीन करनी शुरू कर दें, तो मुल्क में एनार्की बढ़ जाती है। और आपने देखा कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर ने रोगर्दानी की, आइन और कानून से सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने और मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए, ना पंजाब में, ना खैबर पख्तूनख्वा में और ना ही वफाक में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौम को भुगतने पड़ रहे हैं। और मुल्क में जो इंतशार है, जो मईशत हमारी गैर मुस्तहकम है, सियासी इस्तेकाम नहीं है मुल्क में, उसकी वजह सिर्फ यही है कि हुकूमत जो है वो आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। जी।
अच्छा सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की ना, बेसिकली उनके कहने का मकसद ये है कि पहले आपको पता है आर्मी चीफ की बात हो रही थी, फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना है, उसके हवाले से फिर प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए, बड़े बड़े लॉन्ग मार्च हुए, उनकी गवर्नमेंट को चलता किया गया। अभी भी हो सकता है स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती, लेकिन आज से 6 महीने पहले ही वो हमें बताते हुए नजर आए कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो खान साहब को भी मेरे ख्याल है थोड़ा सा एहतियात का दामन बरतना चाहिए, पहले ही इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए कि जहां से दूसरी पार्टी को लगे कि पता नहीं मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे तो वो क्या कर देंगे। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। आपने जिस तरह बात की फैज हमीद साहब की, तो फैज हमीद साहब लेफ्टिनेंट जनरल थे, और कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो क्वालिफाई करता है आर्मी चीफ बनने के लिए। अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 4 नाम आने थे, उसमें फैज हमीद का नाम होता या नहीं होता। अगर उनको आर्मी चीफ बना भी दिया जाता तो ये तो सबका हक बनता है ना। आप वक्त से पहले लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया ना जी कि उन्होंने फैज हमीद को लेके आना था, तो इस वजह से उनकी गवर्नमेंट खत्म की गई। तो इसी तरह अभी भी बात है कि मंसूर अली शाह साहब की हमायत इसलिए हो रही है कि उनके आने को रोका जा रहा है, क्योंकि जब जस्टिस फाइज ईसा की वो चीफ जस्टिस नहीं थे तो उनका 3 महीने पहले नोटिफिकेशन कर दिया गया था कि ये अगले चीफ जस्टिस होंगे। अब जब आप एक आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं कर रहे और तरह तरह की तरामीम लेके आ रहे हैं जो कि बिल्कुल गैर मुतवक्का है, वजह यह है कि हमने देखा कि 73 में जब एक हमारा मुत्तफिका आइन बना था, उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया था और ये मुत्तफिका आइन बना था। अब उसी आइन में अगर आप तरमीम करना चाहते हैं तो कहाँ से ये तरामीम रात के अंधेरे में आ रही है कि वजीर कानून को नहीं पता कि क्या मसवदा है, पीपल्स पार्टी को नहीं पता क्या मसवदा है। तो ये इसका मतलब है कि कोई ना कोई 2 नंबरी होने वाली है। और मौलाना ने भी इसीलिए इनकार किया कि उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है क्या तरामीम लेके आना चाह रहे। तो तरामीम तो वो होनी चाहिए कि आप खुले असेंबली में आके उसको बयान करें, बताएं कि आप क्या तरामीम लाना चाहते हैं, अपोजिशन के साथ डिस्कस करें, बाकी जमातों के साथ डिस्कस करें, और कौम को भी पता चले जिनका वोट लेके आप असेंबली में आए हैं उनको भी नहीं पता कि आप क्या तरामीम लाना चाह रहे हैं। तो ये तो क्लैरिटी के साथ असेंबली में इसकी डिस्कशन होनी चाहिए और फिर पास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो असेंबली मेंबरान हैं उनको अगवा कर रहे हैं और आप जबरदस्ती वोटिंग करा रहे हैं। तो इससे तो फिर आपको सब चीजें नजर आएंगी ना कि मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं। और अगर इमरान खान और फिर और नसीम साहब, उससे भी बढ़ के बात यह कि आइन और माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, आइन और कानून के मुताबिक काम हो नहीं रहा और फिर आप बात आइन और कानून की करते हैं। क्या इरफान सिद्दीकी साहब को ये नहीं पता कि जब पार्लियामेंटेरियंस को आप पार्लियामेंट के अंदर से जाके पकड़ धकड़ हो रही है, उसके अलावा पार्लियामेंट का तकद्दुस आपने नहीं रखा, उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट आपको हुक्म देती है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने या आपको कोई और हुक्म देती है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और बात आप आइन की पासदारी की करते, किन ग्राउंड्स पे वो ये बात करें? उनको ये सब हालात नहीं पता? देख लेना, ये मतलब आवाम भी देख रही है। आप माशाल्लाह समझदार है, प्रोग्राम करती हैं, आपका इतना तजुर्बा है कि आप आइन और कानून की बातें वाकई कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर खुद अमल नहीं कर रहे। जिस तरह बहुत सारी चीजें आप देख सकती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में चल रही है, ट्रिब्यूनल्स को नहीं बनने दिया जा रहा, अदालतों को फैसले नहीं करने दिए जा रहे। तो जब आप अदालतों के आमने सामने आके खड़े हो गए, और ये नून लीग का वतीरा है, आपको याद होगा कि जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर में भी जब इनको फैसला नहीं आया था तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। ये हमला ओवर हुए थे और अभी भी यही है क्योंकि इनके पास मेजोरिटी नहीं है। इस्लामाबाद के 3 हल्के देखें आप, वो नहीं खुलने दे रहे। बाकी जहां पे भी रिकाउंटिंग हो रही है वहां पे डबल स्टैंप लगा के आप अपने मुखालिफ को हरा के जो है वो सीटें, मतलब आपको ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत पड़ रही है। जी बिल्कुल, आइन और कानून की अगर पासदारी हुकूमत नहीं करेगी तो आवाम किस तरह करेगी, आवाम को किस तरह मैसेज जाएगा। और अदालतों का जो एक वकार है वो बहाल होना चाहिए और हुकूमत को बिल्कुल जो भी अदालतें फैसला दे रही है उसके ऊपर मनोअन पसंद आए या ना आए उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अच्छा सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आईनी तरमीम कहा यह जा रहा था कि बहुत जल्दी लाई जाएगी, आइंदा 1 हफ्ते में ले आएंगे या फिर 2 हफ्ते में, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, वहां से वो फ्रांस जाएंगे। तो आईनी तरमीम क्या मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में आएगी क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत के पास नंबर्स नहीं है, एक मेंबर उनका और बाहर चला जाएगा? ये आप नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रहे हैं, वो जो 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं और आजकल बिल्कुल खामोश हैं। मुल्क में बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, उनका कोई बयान नहीं आता क्योंकि नजर तो आ रहा है कि उनकी सियासत तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिस तरह उनको 17 सीटें मिली हैं, उन्हें भी पता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक शख्स अपनी पॉपुलैरिटी खो चुका है, अवाम में उनकी पजीराई बिल्कुल भी नहीं है।
तो अब वो क्या तरामीम लेके आएंगे, उनको तो खुद तरामीम के बारे में मालूम नहीं था और वो वोट देने के लिए इस्लामाबाद आए और फिर बादल नाख्वास्ता उनको वापस लाहौर जाना पड़ा। और अगर वो लंदन आना चाहते हैं, उनका ज़ाती मसला है क्योंकि उनका तिब्बी मुआयना भी होता है, उनके निजी डॉक्टर भी यहीं पर है, उनका घर भी लंदन में है, उनके बेटे भी लंदन में है। वो लंदन आए, लंदन से फ्रांस जाए, उससे मेरे ख्याल से मुल्क की सियासत पे कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। जी उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन उनका वोट फिर मैं तो कहता हूँ ना कि अगर वो यहाँ पे नहीं होंगे तो वोट कौन देगा? मतलब कि अगर मियाँ साहब लंदन या फ्रांस रवाना हो रहे हैं तो आईनी तरमीम शायद महीना लेट हो गई हो। देखिए बात यह है कि जिन्होंने 10, 12, 15 वोट इकट्ठे करने हैं वो 16 वोट भी इकट्ठे कर लेंगे और फेस सेविंग के लिए नवाज शरीफ कह सकते हैं किसी वक्त कि भाई देखें मैं तो आईनी तरामीम में शामिल ही नहीं था। तो ये एक सियासी चाल भी हो सकती है। एक वोट पूरा करना आपको पता है कोई मुश्किल नहीं, यहाँ 14 अरेंज करने होंगे, वहाँ 15। यहाँ पे जाते बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनके अंदर तरमीम की जा सकती है अपने मकासद के लिए। वहाँ वाकई एक वोट हासिल करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बताइएगा मौलाना फजलुर रहमान की क्या सूरत हाल लग रही है आपको? आपको क्या लगता है कि वो अब रजामंद हो चुके, उनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वो हुकूमत को वोट करने के लिए तैयार है? देखिए मेरे ख्याल से मौलाना ने बड़ा स्टिफ जो है स्टैंड लिया था और उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं। अगर उनकी डिमांड्स पूरी कर दी जाती हैं तो वो मेरे ख्याल से आईनी तरामीम में हुकूमत का साथ दे सकते हैं। लेकिन होना ये नहीं चाहिए कि आप अपनी डिमांड्स रख के, आपको चाहिए कि आप असूल पे खड़े रहें। जो आईनी तरामीम लानी चाहिए, जो ज़रूरी है वो ज़रूर आनी चाहिए और असेंबली में डिबेट करके उसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए और किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से आप कोई फ्ला 63A जो है उसको रिवर्स करवाते हैं। अब दूसरी पार्टी का एक जब रूल बना हुआ है कि पार्लिमानी लीडर की इजाजत के बगैर आप वोट नहीं दे सकते, तो उसमें जब आप वोट तोड़ते हैं दूसरों की, इस तरह वोट इकट्ठे करके आईनी तरामीम लाएंगे तो उन आईनी तरामीम की क्या वैल्यू होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। हुजानीगस नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपने तज्जिए से हमें आगाह कर रहे थे आईनी तरमीम के हवाले से। तो आईनी तरमीम निमरा एक मुहम्मा बनती जा रही है, अब पता नहीं ये कब पेश होगी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में आईनी तरमीम रोज ही पेश होती है, रोज ही इसके ऊपर डिबेट होती है। यहाँ पर वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।